Hello everyone, welcome to V Educator. Myself विकास चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो इस वीडियो में मैं एक आपके लिए नया सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ और वो सीरीज रहेगा अपना डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री। तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री से अपने को क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा उस बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखिए कि डोज ऑफ केमिस्ट्री ये ऑलमोस्ट आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेंगे, जिसमें आईआईटी हो, मेंस हो या नीट के एग्जाम, सब एस्पायरेंट्स के लिए कुछ लॉजिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे जिनसे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर को देने जा रहा हूँ तो वहां पे दो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड, और साथ में अपने को होना पड़ता है एक्यूरेसी के साथ भी। तो स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ये वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इनमें वो सारी लॉजिकल अप्रोच हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया अपने को मिलेगा। तो इन वीडियोस के साथ कनेक्ट करिए। और डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री ये डेली बेस पे ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए। कुछ कंसेप्ट अपने को रिक्वायर्ड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी कोई नया वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तो आज का जो डोज है ये है अपना टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स या रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हो या इनऑर्गेनिक एसिड हो, एसिड को तीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं। आरिनियस एसिड हो गए H प्लस डोनर, ब्रोस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट के बिहाफ पे जो प्रोटॉन डोनर हैं वो आपके एसिड हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पे लुईस एसिड और लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम बोल देते हैं लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बोल देते हैं लुईस बेस। तो इन सारे फैक्ट को अगर अपन लेके चलें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली अपन आरिनियस की डेफिनेशन को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि आरिनियस डेफिनेशन के बिहाफ पे ऑर्गेनिक एसिड में जिस चीज को अपन आज पढ़ने वाले हैं ये है इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल रेजोनेंस इन ऑर्गेनिक एसिड्स। तो आज हम रेजोनेंस के इफेक्ट से, इवन अगर ऑर्बिटल रेजोनेंस के इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ पे कितना फर्क पड़ता है उस बारे में आज का अपना लेक्चर है। तो ये जो दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे अपन करने जा रहे हैं ये पुराने एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे भी गए हैं, और इनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एसिडिक नेचर के आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बहुत ही मिनिमम से टाइम में। तो बड़ा हैंडफुल लेक्चर है, अच्छे से इनको समझना, एंड तक इसको देखना जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये स्टैब्लिश होता है, ये इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके लिए सेशन लिया था। तो अगर आप उसको भी इससे पहले देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेटर कनेक्टिविटी बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिटल रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है इन ऑर्गेनिक एसिड्स। तो सीधे अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन मैंने लिया एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये मुझे कंपेयर करना है आर ओ एच एल्कोहल में, और कंपैरिजन के लिए मैंने दूसरा कंपाउंड ले लिया आर एस एच, दैट विल बी थायो एल्कोहल। तो बोथ कंपाउंड्स केपेबल टू डोनेट H प्लस आयन, और इसी वजह से इनके साथ एक टैगलाइन हमने यूज किया हुआ कि दे आर एसिड। तो अगर एसिड हैं तो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ भी आएगा। तो कौन बेटर एसिड है, कौन वीकर एसिड है, दैट इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो कि अगर इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूं तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल, अगर इसको आप एसिड की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो तो ये बेसिक मीडियम में अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो इट कैन प्रोवाइड एल्कोक्साइड आयन OR माइनस, और एसिड है तो इसको साथ में H प्लस डोनेट करना भी चाहिए। इसी फॉर्म में जब मैं थायो एल्कोहल को भी आयोनाइज कर रहा हूं तो सेमली थायो एल्कोहल भी बेसिक मीडियम में जाने के बाद, बेसिक का मतलब मैंने सिंपल ले लिया OH माइनस, तो एक तो ये आपको प्रोवाइड करेगा RS माइनस, और साथ में किस तरह के आयन की मैं बात करूंगा यहाँ पे H प्लस की। तो ये जो OR माइनस मिला है या RS माइनस मिला हुआ है, इसके लिए सिंपल मैं यूज करता हूं कि जब भी आप एसिड को डिसोसिएट कराओगे तो उस एसिड से जो ये नेगेटिव चार्ज मिलता है इट विल बी कॉन्जुगेटेड बेस, और एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इसी बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो OR माइनस और RS माइनस इनमें से जो भी ज्यादा स्टेबल रहा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटर हो जाएगी। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा था, व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट। अब देखो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव एटम डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल होगा। इधर से यहाँ पे सल्फर है, और सल्फर पे भी मैं किस तरह के चार्ज की बात कर पा रहा हूँ, नेगेटिव।
तो अगर मैं नेगेटिविटी डिफरेंस से बात करूं तो ऑक्सीजन इज बेटर नेगेटिव एलिमेंट देन सल्फर। ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सल्फर के कंपेयर में। तो अगर क्वेश्चन को हम नेगेटिविटी के बेस पे सॉल्व कर रहे हैं तो कौन बेटर एसिड नजर आता है? एल्कोहल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सल्फर में एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सल्फर बेसिकली किस पीरियड का एलिमेंट होता है? थर्ड पीरियड। ये बात हम सबको मालूम है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखो कि थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्लोरीन में, फास्फोरस में या सल्फर में कुछ वेकेंट ऑर्बिटल आपको मिलते हैं 3D। और वेकेंट ऑर्बिटल है तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाता है वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस का भी। तो सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल 3D वेकेंट हो गया। अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं आर एस माइनस की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकुलाइज हो सकता है आपके वन ऑर्बिटल से सेकेंड ऑर्बिटल में। और जब भी इलेक्ट्रॉन का की कंडीशन एक ऑर्बिटल से दूसरे में डिलोकुलाइज होगा, ट्रांसफर होगा, तो इसमें बेसिकली कौन सा इफेक्ट स्टेब्लिश हो जाना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डिलोकुलाइजेशन को हम क्या नेम देते हैं? रेजोनेंस। तो अब अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही कंडीशन में स्टेबल था नेगेटिव चार्ज के साथ बाय नेगेटिविटी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अपन कौन सी पावर बोलते हैं? -i। लेकिन अगर अब मैं S माइनस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एक तो ये नेगेटिविटी से स्टेबल हो गई, और इसके स्टेबल होने का एक बड़ा या मेन कॉज यहाँ पे अपन ने किसको बोल दिया? रेजोनेंस को। तो आर एस माइनस नेगेटिविटी और रेजोनेंस दोनों से स्टेबल है। जैसा हम सबको पता है रेजोनेंस की स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, रेजोनेंस एनर्जी इसकी वजह से रिलीज होता है जो बहुत बड़े अमाउंट में स्टेबिलिटी रेस करेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो क्या मैं आर एस माइनस के साथ कह सकता हूं कि ये मोर स्टेबल है? और अगर ये मोर स्टेबल है तो आर एस एच थायो अल्कोहल किसके कंपेरेटिवली एक बेटर एसिड हो जाना चाहिए? एल्कोहल। तो सिंपल शब्दों में बोला जाता है कि साइज अगर एक ग्रुप में बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बट साइज को अगर हम थोड़ा सा और ऑथेंटिक करें तो साइज बढ़ने का मतलब है वेकेंट ऑर्बिटल, और वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे किसके एस्टेब्लिशमेंट को माना जा सकता है? रेजोनेंस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और प्रॉब्लम पे देते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि इन दोनों कंपाउंड आपके पास है, एक ए और एक बी, और इनमें भी अगर अपने से ये बोला जाए कि फाइंड अपने को कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, और शॉर्टली इसको अपन क्या लिखते हैं? एएस। तो वही कंसेप्ट अपन यहां रखते हैं ए और बी में। सबसे पहले अगर आप इन कंपाउंड्स को एसिड बोलोगे, तो अगर ये एसिड है तो ये डिसोसिएट होकर आपको किस तरह का आयन प्रोवाइड करना चाहिए? तो हम ये कह सकते हैं कि H प्लस और H प्लस ये डोनेट करेगा। अब बारी आती है इनके कॉन्जुगेटेड बेस की। तो जब आप इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करोगे, दैट मीन्स कि आयोनाइजेशन के बाद इस पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज कैरी होगा, और अगर ये डिसोसिएशन प्लान में सल्फर वाले कंपाउंड में भी कैरी कर रहा हूं, तो सल्फर से दोनों जगह ये कनेक्टेड है और इस जगह एक नेगेटिव चार्ज कैरी होगा। मुझे सिंपली ये देखना है कि कॉन्जुगेट बेस ऑक्सीजन वाला स्टेबल है या कॉन्जुगेट बेस सल्फर वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे कौन सी पावर अप्लाई करेगा? -i। -i का मतलब ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाने का ही काम कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी किस रीजन से बढ़ रहा है? -i से सल्फर भी किस तरह के इफेक्ट को कैरी कर सकता है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है, तो -i ये भी हो गया। अगर मैं -i के बिहाफ पे जाऊंगा तो ऑक्सीजन थोड़ा सा बेटर नेगेटिव होता है, तो -i के पावर पे तो ये मैक्सिमम हो गया। अब देखो कि अगर कहानी सल्फर की बनी, क्योंकि सल्फर के पास हमें सबको पता है कि कौन से ऑर्बिटल वेकेंट है? 3D। तो 3D ऑर्बिटल वेकेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉन्स को कर ही रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो खाली ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। अब देखो कि कार्बन से अगर मैं सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर दूं, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद में क्या स्टेटस बनता है? ये नेगेटिव चार्ज सल्फर पे आ जाएगा, और ये कंडीशन बन गया। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो इस कंपाउंड ने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो किया, इनको आप बोलते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सल्फर वाली जो कंडीशन है इसमें बेसिकली स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल रेजोनेंस वाली सिचुएशन बन गई। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस सल्फर वाले कंपाउंड से बना था, इट विल बी डेफिनेटली मोर स्टेबल। रीजन -i, और एक बड़ा रीजन यहाँ पे कौन सा ऐड हो गया? रेजोनेंस।
तो ए और बी में भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है तो बी किससे ज्यादा बेटर एसिड हो गया, ए से। तो सल्फर और ऑक्सीजन में जब भी कभी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बने तो सीधा अपने को किस पॉइंट के बारे में सोचना है, ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो चलो सल्फर और ऑक्सीजन की बात हो गई। अब थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो अपने आईआईटी मेंस एग्जाम में बना है। पैरा फ्लोरोफिनॉल फ्लोरीन है और इसको कंपैरिजन मुझे करना है पैरा क्लोरोफिनॉल से। अब देखो कि कंपैरिजन के सिंपल क्राइटेरिया है, सब्स्टिट्यूएंट जो आपके पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड है ये डिसाइड करेंगे, और इसकी डिसाइडिंग फैक्टर ही बोलेगा कि ए ज्यादा एसिडिक होगा या बी ज्यादा होगा। तो अब आते हैं अपन कि इस क्वेश्चन को अप्रोच किया कैसे जाए। तो सबसे पहले मैंने बात किया आयोनाइजेशन का, क्योंकि ये सिंपल फिनॉल है, आयोनाइज होके ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा कुछ इस तरीके का, और इसमें पैरा पोजीशन पे आपने किसको कनेक्ट किया हुआ है, फ्लोरीन को। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन बना, इसको हम कह सकते हैं पैरा फ्लोरोफिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो बेंजीन है तो रेजोनेंस तो इसका अकेले का भी होगा। तो रेजोनेंस का मतलब है ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होके आएगा ऑर्थो पे, फिर डिलोकलाइज होके जाएगा पैरा पे, और एक बार और ये डिलोकलाइज होके कहां पे आएगा, ऑर्थो पे। तो पूरा डिलोकलाइजेशन चलेगा। दैट मीन्स की फ्लोरीन यहाँ पे कौन से इफेक्ट की बात करेगा, माइनस आई, और माइनस आई तो फ्लोरीन का ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरीके का एक कॉन्जुगेट बेस आपको किससे जनरेट करना है, पैरा क्लोरो से। बेंजीन से जो रेजोनेंस यहाँ पे मिल रहा है ये तो दोनों में सेम ही हो गया। एक ही डिफरेंस है कि इस बार पैरा पोजीशन में मैं किसको होल्ड करके चल रहा हूँ, सीएल को। अब देखो कि ये अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है तो ये सिचुएशन तो वही बना जो पिछले वाले कंपाउंड में बना था। अब डिफरेंस क्या है कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन भी अपने आप में माइनस आई है, लेकिन रिलेटिवली फ्लोरीन इसका माइनस आई क्या है। तो अगर लड़ाई माइनस आई की रही तो फ्लोरीन जीतेगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन एक चीज में आगे है, क्लोरीन का साइज हैवियर है फ्लोरीन से, क्योंकि ये सेकंड की जगह कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड का। और जैसे ही अपन थर्ड पीरियड में आते हैं तो क्या इनके पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं क्या। तो क्लोरीन में भी वेकेंट ऑर्बिटल है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी सिंपल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कहानी पूरी तरह से अपने को क्लियर हो जाएगा। मैंने नेगेटिव चार्ज को रखा पैरा पोजीशन पे, और इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से मैंने एक बना लिया जब ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव है। अब देखो कि माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और साथ में अट्रैक्शन के साथ में क्या कुछ खाली ऑर्बिटल भी हैं इसके पास, तो अट्रैक्ट भी करेगा और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर ही लेगा। तो ये कार्बन टू क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो सकता है, और इस माइग्रेशन को अगर मैं एक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझाऊं तो ये नेगेटिव चार्ज सीएल का कुछ ऐसे भी आ जाएगा डिलोकलाइज होके। तो बेंजीन बेंजीन का रेजोनेंस है तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5, और फ्लोरीन का वर्क क्या रहेगा, एज ए माइनस आई। अब सेकंड वाले में अगर मैं बात करूं तो बेंजीन के तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही जाएंगे, क्या ये छठे नंबर वाला है जो एक्स्ट्रा बन गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आपने क्रिएट कर दिए, 6। तो क्या रेजोनेंस बेटर हो गया सीएल के आने के बाद। तो जो कॉन्जुगेट बेस बना उसमें फिनॉक्साइड को मैं इस साइड में लिख सकता हूं कि ये मोर स्टेबल है, और अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका इम्पैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी आएगा, और कौन हायर एसिड हो जाना चाहिए, बी। तो ये कुछ बड़े फेमस से क्वेश्चंस हैं जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेट होते हैं अगर मैं ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करूं। तो अगले कुछ लेक्चर्स में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे अपन और कंडीशंस लाएंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, ऑर्बिटल रेजोनेंस ये क्या होता है, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, और अपने पिछले जो 4 लेक्चर हैं, 4 सेशन हैं, वो सारे रेजोनेंस की थ्योरी पे बेस्ड है। तो अगर अपने को रेजोनेंस और इससे रिलेटेड टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो डायरेक्टली आप इन वीडियोस को देखो, जो 4-5 वीडियो अभी सीरीज में है। ये यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलेगा, वी एडुकेटर सीरीज पे भी आपको मिल जाएगा। तो उन सबको आप कंटिन्यू देखो, और इस तरह के वीडियोस आके आते रहेंगे। तो आपकी तैयारी को फुल ऑन रखिए। जो भी मुझसे असिस्टेंस मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग जो लॉजिक्स हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।